हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सेशन है वो सीडीपी के ऊपर बेस्ड रहेगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करें, क्योंकि कल आपका सीडीपी का एक स्पेशल सेशन आने वाला है जिसके अंदर हमको शॉर्ट में बहुत सारे थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ज़्यादा क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कल के सेशन में हम कुछ नया कंप्लीट कर सकें। ओके, तो कल एक आपको होमवर्क दिया गया था। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, तो वह बालक क्या कहलाएगा? मंद बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली या फिर मूढ़ बुद्धि। तो यदि किसी बालक का IQ 150 है तो उसे हम प्रतिभाशाली बालक के अंदर कंसीडर करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि लब्धि 150 होना बालक प्रतिभाशाली कहलाता है, और सभी ने सही आंसर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सम प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? बीने, टर्मन, हल या फिर स्टर्न के द्वारा। तो आप याद करिए, कल जब हमने सेशन स्टार्ट करा था तो सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था कि जो मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास बीने था, सब कुछ थे, तो हमने आंसर किया था कि बीने के द्वारा मानसिक आयु की अवधारणा दी गई है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को समझे। क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है? IQ का फॉर्मूला क्या होता है? IQ बराबर मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बीने के द्वारा दी गई है। और मानसिक आयु होती क्या है? हम वास्तविक आयु तो हमें पता है जो हमारी रियल एज होती है, लेकिन मानसिक आयु क्या होती है? मानसिक आयु वो होती है जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी वास्तविक आयु से या तो बहुत ज़्यादा अधिक या फिर बहुत कम प्रदर्शन कर पाता है, उसे हम उसकी मानसिक आयु कंसीडर करते हैं। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। कैसे? जैसे कि व्यक्ति 20 साल का है लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो 25 साल के व्यक्ति की तरह है, तो आप बताइए इसका IQ क्या होगा? ठीक है, तो हम यहाँ से 125 बच्चे का IQ हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में कल हमसे पूछा गया था कि ये जो मानसिक आयु है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो हमने आंसर किया था बीने ने। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा हुआ है कि बुद्धि लब्धि का सम प्रत्यय है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आंसर होगा हमारा स्टर्न के द्वारा। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि जो है इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, आपने देखा है हम लोग जो IQ जो कंप्लीट करते हैं कि 120 होना, IQ किसी बच्चे का 120 IQ होता है तो उसे हम प्रतिभाशाली कंसीडर करते हैं। 90 से 110 होता है तो हम उसे सामान्य बालक में कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार की टेबल या इस प्रकार से पूरा डिफाइन किसके द्वारा किया गया है, तो फिर आपका आंसर होता है टर्मन के द्वारा। ठीक है, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है वो स्टर्न ने दिया था, लेकिन इसका सबसे अच्छे से प्रयोग टर्मन के द्वारा किया गया। हम लोग देखते हैं ना कि इंडियन प्लेन्स जो होते हैं, ठीक है, इंडियंस क्या मानते हैं कि एरोप्लेन जो है सबसे पहले इंडियंस ने बनाया था, लेकिन साइंस क्या मानता है कि जो राइट ब्रदर्स है अमेरिका के, उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो एक तरीके से प्रयोग करना और सबसे पहले उसको डिफाइन करना या सबसे पहले उसकी खोज करना, दो अलग अलग चीज़ें हो जाती है। तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सबसे पहले स्टर्न ने विकसित किया था, और बुद्धि लब्धि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो टर्मन के द्वारा किया गया था। ये दो पूरे अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? हर एक व्यक्ति में अलग अलग कुछ क्वालिटीज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो असमानताएं होती है इसे हम क्या कंसीडर करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व, सेकंड है समायोजन, थर्ड है व्यक्तिगत भिन्नता, या फिर ऑप्शन डी है चिंता। तो इसका जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, इसे व्यक्तित्व कंसीडर किया जाता है। पर्सनालिटी के अंदर कंसीडर हम इसको करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? मनोशारीरिक जो असमानताएं होती है उसे हम व्यक्तित्व के अंदर कंसीडर करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? शारीरिक, मानसिक, रुचि संबंधी या फिर ये सभी? तो ये सारी जो विशेषताएं होती है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी विशेषताएं बच्चों के अंदर अलग अलग व्यक्तिगत रूप में पाई जाती है। शारीरिक रूप से बच्चे भिन्न हो सकते हैं, मानसिक रूप से, या फिर उनके जो रुचियां जो होती है, उनके जो इंटरेस्ट हो सकते हैं वो काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम हर एक पेपर में देख रहे हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के कितने सोपान है? और कल भी हमने ये कंप्लीट किया था कि घनिष्ठता बनाम एकाकीपन की जो अवस्था होती है वो एरिक्सन का कौन से वर्ष के अंतर्गत आता है? तो जो 20 से 30 वर्ष की जो अवस्था होती है वहाँ पर आता है घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। तो टोटल हमने कितने चरण डिस्कस किए थे? टोटल वहाँ पर 8 चरण होते हैं या फिर 8 सोपान होते हैं, जो कि शैशव अवस्था से लेकर हमारा जो वृद्धावस्था होती है वहाँ तक कंप्लीट होते हैं।
ओके आगे बात करते हैं, वस्तु ग्रहण करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? जब हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लाइक हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहाँ पर स्टोर होती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्कीमा कहलाता है। स्कीमा आत्मसातीकरण करना, असमंजन करना, संतुलन करना, विकेंद्रीकरण करना, ये सारे जो टर्म्स है ये सारी किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। तो किसी भी वस्तु को ग्रहण करना, उसका एक बोल सकते हैं मैपिंग करना अपने माइंड के अंदर, स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बीएफ स्किनर के द्वारा, इवान पेट्रोविच पावलोव, थॉर्नडाइक के द्वारा या फिर वाटसन के द्वारा? तो अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा, ईपी पावलोव के द्वारा अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। किसके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो डॉग के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक जो घंटी थी उसका संबंध भोजन से करवाते हुए सीधे डॉग कुत्ते से करवाना अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इवान पेट्रोविच पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मानव कोशिका में कम से कम पित्रयक हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 10,000, 20,000, 50,000 या फिर 1 लाख, 1 लाख के आसपास। तो प्रत्येक मानव शरीर में कम से कम 20,000 के आसपास पित्रयक होते हैं। और कल हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था कि जो कोशिका जो होती है एक इकाई उसको कहा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करें। ओके, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार होते हैं, शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता या फिर ये सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है, हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, तो वो कितने तरीके से हो सकता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। वो शारीरिक रूप से भिन्न हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है, खुद पर्सनली हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भिन्न हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का जनक किसे माना जाता है? हम एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व, तो कुछ क्वेश्चन हम उसी से कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमने एक बार बुद्धि वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम वहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम पर्सनालिटी वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि व्यक्तित्व जो भिन्नताएं आती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, ये जो विभिन्नताएं होती है इसका जनक किसे माना जाता है? किसने शुरुआत की थी? टेलर ने, गाल्टन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर टर्मन ने? तो देखो यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन कटिंग जो मेथड होती है वो लगा सकते हैं। थॉर्नडाइक होगा नहीं क्योंकि ये तो पूरे व्यवहारवादी है, तो ये व्यक्तित्व भिन्नताओं को कैसे कैलकुलेट करेंगे? टर्मन होंगे नहीं क्योंकि टर्मन हमारे बुद्धि लब्धि के हैं, IQ लेवल के हैं। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब बचता है सिर्फ फर्स्ट या सेकंड। तो यहाँ पर आप वो जो तुक्का लगाने वाली मेथड होती है कि फर्स्ट या सेकंड में से एक ही होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का जनक माना जाता है गाल्टन को। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनोमिति किस विज्ञान की शाखा है? मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, पर्यावरण विज्ञान की या फिर बाल विज्ञान की? तो मनोमिति जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है जहां पर मन का पूरा अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की आप मान सकते हैं कि मनोमिति जो है मनोविज्ञान की ही एक ब्रांच है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख आधार क्या है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होता है, तो इसको किस बेसिस पर लिया गया है? आर्थिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर या फिर बौद्धिक श्रेष्ठता के आधार पर? जब भी हम व्यक्तित्व विभिन्नताएं कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके आधार पर की जाती है? वंशानुक्रम के आधार पर की जाती है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम के आधार पर हम ये सारी चीजें मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण क्या हो सकता है? वंशानुक्रम, पृथ्वी, आसमान या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। पृथ्वी आसमान कैसे हो सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालकों की विभिन्नताएं प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण की भिन्नताओं का परिणाम होती है, यह किसका मत है? मतलब ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि बालकों के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग उनकी खूबियां होती है। ठीक है, तो वो जो प्रेरणा हो गई, बुद्धि हो गई, परिपक्वता हो गई, ये सभी वातावरण की विभिन्नताओं का परिणाम है। यह किसका मत है? गैरिसन का।
जर्सिल्ड का, गिलफोर्ड का या फिर थॉर्नडाइक का। तो राइट आंसर है यहाँ पर ये है गैरीसन का। आप गिलफोर्ड को हटा सकते हैं और थॉर्नडाइक को भी यहाँ पर हटा सकते हैं क्योंकि ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो हमको दो ही ऑप्शन चूज यहाँ पर करना है, गैरीसन या फिर जर्सिल्ड का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्सिल्ड का, सॉरी गैरीसन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम व्यक्तित्व के 4 अर्थ किसके द्वारा बताए गए थे, आइंस्टाइन के अंतर्गत, सिसरो ने, अरस्तु ने या फिर प्लेटो ने। तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व के 4 अर्थ जो हैं वो सिसरो के द्वारा बताए गए थे। कुछ इस तरीके से जैविक और पर्यावरणीय कारक निर्धारित किए गए थे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ जैविक कारक के बारे में भी बता देती हूँ कि जैविक कारक क्या क्या होते हैं। तो जो व्यक्तित्व होता है वो हेरिडिटी के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, वंशानुक्रम जिसे हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी में बनाकर रखेंगे क्योंकि मैं आपको जो व्यक्तित्व है उससे ऑलमोस्ट चीज़ें यहीं पर कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो वंशानुक्रम जो होता है एक जैविक निर्धारक होता है व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है उनका, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हो गया वंशानुक्रम। अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है और किससे व्यक्तित्व की पहचान हो सकती है या विभिन्नताएं पाई जा सकती है। तो सेकंड आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये भी एक निर्धारक होती है कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी हो सकती है, चाहे वो चंचल मिजाज का हो चाहे चिड़चिड़ा हो। तो ये इस पर एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है इनके ऊपर भी निर्भर करता है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, आनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी पर निर्भर करता है। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर ये निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि और किसके ऊपर ये निर्भर कर सकता है। तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास शारीरिक रसायन, ठीक है। शारीरिक रसायन जो है इनके ऊपर भी ये निर्भर कर सकता है, ठीक है। शारीरिक रसायन यानी कि क्या चीज़ ये हो सकती है हमारी, शारीरिक रसायन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। आपके शरीर की बनावट कैसी है, अभी हम लोग और डिटेल में यदि पढ़ते तो हम लोग ये चीज़ें भी पढ़ती कि स्थूलकाय, एंडोमार्फी क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से मीजोमार्फी होते हैं, ठीक है, जो लंबे होते हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, जो नाटे होते हैं वो काफ़ी खुश मिजाज होते हैं। इस तरीके के यहाँ पर जो शारीरिक बनावट होती है उसके आधार पर भी कैटेगराइज किया हुआ है। तीसरा हमारा शारीरिक रसायन हो गया और फोर्थ पॉइंट एक और लास्ट जो आता है हमारा शारीरिक बनावट, शारीरिक गठन आप जिसको बोल सकते हो। तो इन 4 बेसिक आधार निकाले गए थे जिसके आधार पर हम व्यक्तित्व विभिन्नताओं को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इससे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि जो व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती है इसका आधार किसने बनाया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किसके 4 अर्थ बताए थे, सिसरो ने इसके 4 अर्थ बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो किसी व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। एक बार और आप परिभाषा को अच्छे से समझो, यहाँ पर आपको व्यक्तित्व का मीनिंग समझ आएगा। व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का एक गत्यात्मक मतलब गतिशील संगठन होता है जो किसी व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ एक अनूठा संगम स्थापित करता है। मतलब व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ एक समायोजन या फिर संगठन स्थापित करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। तो राइट आंसर है ऑलपोर्ट ने ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है। ऑलपोर्ट ने जो बताया था, क्योंकि हर एक मनोवैज्ञानिक जो है यहाँ पर अपने अलग अलग तरीके से कि किसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा उसने डिफाइन किया हुआ है। तो ऑलपोर्ट ने किस तरीके से डिफाइन किया था इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करें। ऑलपोर्ट ने बताया था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो उसके शील गुणों के ऊपर निर्भर करती है। मतलब उसके अंदर क्या शील गुण है, क्या ट्रेट्स है, उनके ऊपर ये चीज़ निर्भर करेगी। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जिस प्रकार से एक घर का निर्माण करने के लिए छोटी छोटी ईंटों से ही एक दीवार एक वॉल का निर्माण होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के गुणों का निर्माण उसकी छोटी छोटी क्वालिटी, उसकी छोटी छोटी खूबियों से होता है। तो ये परिभाषा इनके द्वारा दी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑलपोर्ट ने ये वाली डेफिनेशन दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, कैमर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या फिर कार्ल यंग के द्वारा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट देंगे, थॉर्नडाइक इसमें आएंगे नहीं व्यक्तित्व में, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया, हिप्पोक्रेट्स जो है उन्होंने व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। और किस तरीके से किया था, इन्होंने बताया था कि व्यक्तित्व जो है 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया था, ठीक है। अब वो जो हमारे शरीर के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, हम जैसे बोलते हैं बायोकेमिकल, जो शरीर के अंदर जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, उसके आधार पर उन्होंने बताया था
कि हर एक व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी एक तत्व की अधिकता होती है, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। अब वो 4 तत्व कौन से हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। देखो, पहला जो तत्व आता है वो रक्त, ब्लड के आधार पर इन्होंने किया था। सेकंड उन्होंने किया था कृष्ण पित्त के आधार पर। थर्ड है इनका पित्त के आधार पर। और फोर्थ है कफ यानी कि श्लेष्मा के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि व्यक्तित्व को निर्धारण करने के लिए सिर्फ 4 तत्व काफ़ी नहीं है, तो इसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस होते गए इसके अंदर। तो हिप्पोक्रेट्स ने सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था शारीरिक जो केमिकल्स होते हैं उनके आधार पर। इसमें पहला रक्त है, दूसरा कृष्ण पित्त है, तीसरा पित्त है और फोर्थ है हमारा कफ या फिर श्लेष्मा। ठीक है, जैसे कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी व्यक्तित्व को निर्धारण करने के 3 अलग अलग तत्व बताए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ भी है चैप्टर के अंदर कि व्यक्ति या तो सतोगुणी हो सकता है। ठीक है, हमने ये 3 तरीके भी पढ़े। एक होता है पहला सत, दूसरा होता है रज और तीसरा होता है यहाँ पर तम। तो ये व्यक्ति की 3 अलग अलग पर्सनालिटी हो सकती है। और ये किस में बताई हुई, भारतीय शास्त्र, आप भगवत गीता देख सकते हैं, उसके अंदर ये व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्ति यहाँ पर 3 प्रकार से हो सकते हैं। सतोगुणी उसको बोल सकते हैं, रजोगुणी बोल सकते हैं और तमोगुणी हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और व्यक्तित्व के 4 आधार किसने बताए, अभी हमने कंप्लीट किया था, किसने बताए, सिसरो ने बताया। तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, 4 अर्थ बताना अलग है और वर्गीकरण करना, उसको कैटेगराइज करना, वो चीज यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव प्रकृति के आधार पर किस विद्वान ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, कैटल ने, टर्मन ने, कार्ल यंग ने या फिर युंग ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि व्यक्तित्व के 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं। तो किसके द्वारा बताए गए हैं, कार्ल यंग जो है इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। तो अभी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि हिप्पोक्रेट्स का अपन पढ़ चुके हैं कि इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, रक्त, कृष्ण पित्त और कफ यानी कि श्लेष्मा। भगवत गीता में 3 बताए हुए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और कार्ल यंग के द्वारा जो है कौन से 3 प्रकार बताए हैं, तो ऑलमोस्ट जो सभी मनोवैज्ञानिक आप मान सकते हैं जो कि व्यक्तित्व से संबंधित है, 3 ही चीज़ों को मानते हैं। एक होता है अंतर्मुखी, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास बहिर्मुखी और तीसरा होता है उभयमुखी। तो अंतर्मुखी क्या होता है, जिसे अकेलापन ज़्यादा पसंद होता है, वो ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करता है, खुद में ही घुला मिला रहता है। ठीक है, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना उसे पसंद नहीं होता है। दूसरा अपन बात करते हैं बहिर्मुखी के अंदर कौन आते हैं, तो बहिर्मुखी के अंदर ओपन माइंडेड लोग आप बोल सकते हैं, जिन्हें लोगों से बात करना, उनके साथ विचार विमर्श करना, उनको सजेशन देना, उनसे सहायता लेना, विचार विमर्श करना, परामर्श करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो अंतर्मुखी को आप एक लाइन में याद रख सकते हैं, जो खुद में ही घुला मिला रहता है वो अंतर्मुखी होता है। और बहिर्मुखी जिसे लोगों से बातचीत करना, ठीक है, उनसे मिलना जुलना काफ़ी पसंद होता है। और इन दोनों का मिला जुला रूप तीसरा प्रकार होता है उभयमुखी। ठीक है, ये होता है उभयमुखी, मतलब उसमें अंतर्मुखी वाले इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के गुण होंगे, वो हो जाएगा हमारा उभयमुखी। तो यंग जो है उन्होंने, कार्ल यंग जो है उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। ओके, चलिए, तो और किस किस ने कौन से प्रकार बताए, तो शॉर्ट में हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। देखो, आइजैक जो है इनका भी पूछा जा सकता है, जैसे एग्जाम में तो अभी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये वाला जो अभी अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आइजैक ने कितने प्रकार बताए, तो इन्होंने पहला प्रकार बताया है अंतर्मुखी वाला, दूसरा प्रकार बताया बहिर्मुखी वाला और तीसरा इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति स्थिर होता है बिल्कुल। ठीक है, और अगला जो होता है अस्थिर। अब स्थिर और अस्थिर को आप अपने संवेगों से समझ सकते हैं, उसके सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी अच्छी स्थिति आ जाए, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, अपने संवेगों पर उसका बहुत नियंत्रण है। और इसका जस्ट उल्टा होता है अस्थिर। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्थिर और अस्थिर प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं, आइजैक के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स अपन कंप्लीट कर लिए, भगवत गीता में क्या बताया हुआ है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया, और आइजैक ने क्या बताया ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और युंग और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार होते हैं व्यक्तित्व के। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें और कंप्लीट कर लेते हैं। एक आता है हमसे पूछा हुआ कि जो क्रेस्टमर है, ठीक है, क्रेस्टमर जो है उन्होंने कितने प्रकार बताए, आप कॉपी में ये नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्रेस्टमर जो है इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं, तो देखो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज अपन इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। देखो, पहला जो टाइप होता है वो होता है स्थूलकाय। ठीक है, स्थूलकाय होता है,
दूसरा यहाँ पर इन्होंने बताया है कृशकाय, और तीसरा जो प्रकार बताया है वो है पुष्टकाय। ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मेन तो मीनिंग से निकलता है कि इनका मीनिंग क्या है। स्थूलकाय व्यक्ति है तो उसकी क्या क्वालिटी है, क्रस्टमर के अकॉर्डिंग जो कृष्टकाय व्यक्ति है उसके अंदर क्या क्वालिटी होगी, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। पुष्टकाय है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। और इसके अंदर एक फोर्थ टाइप आता है विशालकाय। ठीक है, अब इनको एक एक चीज को अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले स्थूलकाय की यदि हमसे बात की हुई है तो स्थूलकाय में जो होते हैं छोटे कद वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनका कद काफी छोटा होता है और जो थोड़े नाटे होते हैं, मोटे होते हैं, उन व्यक्तियों को रखा गया, क्योंकि जो पुराने जो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने बिल्कुल शारीरिक बनावट जो होती है, ठीक है, उसी के आधार पर यहाँ पर व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी उसके बेसिस पर डिसाइड किया है। ठीक है, तो स्थूलकाय मतलब कि जो छोटे कद वाले व्यक्ति होंगे उनके अंदर एक क्वालिटी होगी कि वो काफी खुश मिजाज होते हैं और काफी सामाजिक होते हैं। ठीक है, मैं एक बार और यहाँ पर अच्छे से लिख रही हूँ। ठीक है, खुश मिजाज और सामाजिक होना किसकी क्वालिटी है। खुश मिजाज और सामाजिक होना स्थूलकाय जो व्यक्तित्व होता है उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, पहला वाला क्या हो गया हमारा खुश मिजाज। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कृशकाय। अब ये कृशकाय में कौन व्यक्ति आते हैं, जिनका शरीर लंबा होता है। ठीक है, जिनका जो शारीरिक बनावट होती है, जिनकी मानसिक विकृति बोल सकते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि काफी लंबे शरीर वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो काफी दुबले होते हैं, जिनकी अस्थियों का विकास और जिनकी मांसपेशियों का विकास अच्छे से नहीं होता है, वो स्वभाव से काफी चिड़चिड़े होते हैं। स्वभाव से वो कैसे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, और वो किसी भी प्रकार की सामाजिक उत्तरदायित्व होता है उसको ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्थूलकाय में हमने क्या देखा कि वो सामाजिक और खुश मिजाज होंगे। कृशकाय में कौन आते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव वाले व्यक्ति आते हैं, काफी लंबा शरीर, काफी लंबा कद होता है सामान्य से ज्यादा। ठीक है, और वो किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं। अब तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार हमारे पास था पुष्टकाय। ठीक है, अब पुष्टकाय में कौन व्यक्ति आते हैं, जो ना लंबे होते हैं ना अधिक मोटे होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्थूलकाय है वो बहुत नाटे व्यक्ति होते हैं और कृष्टकाय में काफी लंबे व्यक्ति होते हैं। अब जो एक एवरेज होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, उन्हें हम कंसीडर करते हैं पुष्टकाय के अंतर्गत। ये काफी चंचल होते हैं। ठीक है, और इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है वो भी काफी अच्छी होती है। तो ये तीसरा प्रकार हो गया पुष्टकाय का। फोर्थ अपन बात करते हैं विशालकाय। तो इन तीनों का मिला जुला रूप जो होता है वो आता है हमारा विशाल काय के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चार प्रकार किसके द्वारा दिए गए, क्रैशमर के द्वारा दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1925 के आसपास इन्होंने दिया था। सन वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने क्या क्या याद किया, स्थूलकाय छोटे कद वाले, सामाजिक और खुश मिजाज होंगे। दूसरा अपन ने देखा कृष्टकाय में क्या होता है, लंबा शरीर, लंबा कद, जिनके मांसपेशियों का विकास अच्छे से नहीं होता है, वो काफी चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व को वो मतलब किसी भी प्रकार का सामाजिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेना, किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। पुष्टकाय के अंदर जो काफी न लंबे होते हैं न अधिक मोटे होते हैं, एवरेज होते हैं, उनको चंचल और उनकी प्रवृत्ति काफी सामाजिक होती है, उनकी समाज में काफी प्रतिष्ठा होती है। और विशालकाय, इन तीनों के मिले जुले रूप जो है वो आते हमारे विशालकाय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता की अवधारणा ने किस शिक्षण विधि को जन्म दिया है। व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है तो उसी से जन्म हुआ है डाल्टन विधि का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। जो हम डाल्टन विधि पढ़ते हैं तो वो किससे जन्म हुआ है, किस परिस्थिति को देखकर। तो हर एक व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटीज पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती है, तो उसी के आधार पर डाल्टन विधि का जन्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जन्मजात भिन्नता के लिए मुख्य रूप से कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। समाज का प्रभाव, वंशानुक्रम, जाति व धर्म, या फिर पर्यावरण। तो एक जन्मजात भिन्नता पाई जाती है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक ही तत्व हो सकता है, वो है वंशानुक्रम। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, वंशानुक्रम मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, क्योंकि जन्मजात भिन्नता बोली मतलब कि जन्म से होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कारण व्यक्तिगत भेद के हैं सिवाय। अब व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं किसके अलावा,
तो वंशानुक्रम एक व्यक्तिगत भेद है, ठीक है। वातावरण भी एक व्यक्तिगत भेद है। तीसरा है शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशनल सिस्टम। और नेक्स्ट हमको दिया हुआ है आयु व बुद्धि। तो अब अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटीज हो सकती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो है, एजुकेशनल सिस्टम जो है, उसका एक प्रकार नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे पूछा हुआ था कि 3 यहाँ पर होंगे और एक कौन सा नहीं होगा, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन में से सिलेक्ट करना था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य आधार क्या हो सकता है? वर्गवाद, धर्मवाद, वंशानुक्रम या फिर आतंकवाद। तो व्यक्तिगत भिन्नता कैसे पाई जाती है? वंशानुक्रम से ही डिसाइड होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे के कुछ क्वेश्चन हमारे एजुकेशन के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे कि हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके ऊपर कुछ कथन, कुछ परिभाषाएं दी हुई है। तो सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है शिक्षा क्या है? एक शिक्षा का अर्थ एक परीक्षा पास करना है, शिक्षा एक विषय है, शिक्षा जो विकासोन्मुखी प्रक्रिया है, ठीक है, विकास की ओर अग्रसर होने वाली प्रक्रिया है, या फिर शिक्षा एक आदर्श है। तो शिक्षा क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा जो है विकासोन्मुखी मतलब विकास की ओर अग्रसर होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा शब्द का मीनिंग क्या होता है? ज्ञान को प्रकाश में लेकर आना, ज्ञान को बाहर से भीतर की ओर लेकर जाना, ज्ञान की वृद्धि करना, या फिर अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। तो देखो शिक्षा का आपको सही मीनिंग क्या लग रहा है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ आंतरिक शक्तियां होती है जिनका सिर्फ विकास करने की आवश्यकता होती है। तो अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्ण किए गए प्रयासों से किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? संकुचित अर्थ में शिक्षा का मीनिंग क्या होता है? हमारी शक्तियों का विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयास। मतलब संकुचित शिक्षा कैसे डिफाइन की हुई है? कि हमारी शक्तियों का विकास होगा, उनमें सुधार होगा और हम चेतनापूर्वक कुछ न कुछ कार्य करेंगे। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आपसे ये पूछा हुआ है। तो ये परिभाषा मैकॉन्जी के द्वारा दी गई है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मैकॉन्जी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। वैसे अभी तक शिक्षा वाले चैप्टर में अपन बात करें, जितनी भी टीईटी की एग्जाम्स होती है उसमें अभी तक महात्मा गांधी और एक जो स्टेटमेंट दिया गया जवाहरलाल नेहरू वाला, वो 2 ही चीज़ें पूछी हुई है, लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए अपन सारी क्वेश्चन आज कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण, पूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। शिक्षा की डेफिनेशन यह किसके द्वारा दी गई है? ब्राउन के द्वारा, एडिसन ने, हार्नी ने, या फिर पेस्टोलॉजी ने। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ब्राउन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि शिक्षा क्या है? आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास है। ओके, आगे बात करते हैं। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, और दूसरा क्या है? उसको प्रभावित करता है, ठीक है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे को प्रभावित कर रहा है। यह कथन किसका है? एडम्स का, एडिसन का, मॉन्टेसरी का, या फिर प्लेटो का। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है एडम्स के द्वारा। शिक्षा एक द्विध्रुवीय मतलब बाई डायरेक्शनल प्रोसेस बोल सकते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है दूसरे को प्रभावित करता है। ये डेफिनेशन दी गई है एडम्स के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के तत्वों का उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास करती है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? और ये आपसे एग्जाम में पूछा हुआ भी है। विवेकानंद ने, एनी बेसेंट ने, सुकरात ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवी के द्वारा, एडम्स के द्वारा, कमेनियस के द्वारा, या फिर ओटावो के द्वारा। तो देखो त्रिमुखी प्रक्रिया मतलब कि 3 डायरेक्शनल होगी। अब 3 डायरेक्शनल में होने में कौन कौन से 3 तत्व या 3 व्यक्ति जो भी हैं वो 3 चीजें आएगी। तो अब देखो 3 चीजें जब बताई हुई है, पहले इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने बताया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। अब त्रिमुखी होने में कौन कौन होगा? सबसे पहले शिक्षा देने के लिए किस व्यक्ति की आवश्यकता होगी? सबसे पहले एक बच्चा होगा, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर लैंग्वेज में लिख रही हूँ, शिक्षार्थी, ठीक है। शिक्षा के लिए एक शिक्षार्थी का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद कौन होगा? एक शिक्षार्थी है तो अध्यापक का होना भी आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे जो वैज्ञानिक है वो बोलते हैं कि, मनोवैज्ञानिक जो है वो ये बोलते हैं कि शिक्षा के लिए एक शिक्षार्थी होना चाहिए और एक अध्यापक होना चाहिए। लेकिन जो जॉन डीवी बोल रहे हैं
उन्होंने ये बताया है कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षा में एक शिक्षार्थी और अध्यापक के साथ साथ एक पाठ्यक्रम का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, एक प्रॉपर करिकुलम का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1। जॉन डीवी ने बोला है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि शिक्षा की द्विमुखी या फिर द्विध्रुवी प्रक्रिया के कौन से 2 भाग होते हैं? विद्यालय और शिक्षक, शिक्षक और बालक, बालक और माता, या फिर समाज और पुस्तक। तो जैसे अभी अपन ने देखा था कि त्रिध्रुवी में शिक्षक, अध्यापक और पाठ्यक्रम होता है, तो मेन 2 कौन होंगे? एक शिक्षक होगा और एक और कौन होगा यहाँ पर? बालक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षक का होना और एक बालक का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। लेकिन जॉन डीवी ने क्या करा? एक और ऐड कर दिया। एक और ऐड करने में कौन आ गया? पाठ्यक्रम भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कौन बोला है कि शिक्षा एक द्विमुखी या बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है? तो जॉन एडम्स ने ये वाली बात बोली है। जॉन एडम्स बोले तो आपको लगाना है द्विमुखी, और जॉन डीवी बोले तो आपको लगाना है त्रिमुखी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विमुखी और त्रिमुखी के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा की आवश्यकता का मुख्य कारण क्यों है? हर कोई व्यक्ति क्यों शिक्षा ग्रहण कर रहा है? जीवन की प्रगति के लिए, संतुलित व सर्वांगीण विकास के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, या फिर सुखी जीवन के लिए? तो हर कोई व्यक्ति शिक्षा क्यों ग्रहण करता है? ताकि वह संतुलित और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सच्ची शिक्षा का कार्य क्या होता है? सूचना एकत्र करना, कक्षा में अनुदेश देना, उपाधि प्रदान करना और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो इस पर कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तित्व का एक पूरा सर्वांगीण कंप्लीट डेवलपमेंट करना ही शिक्षा का एक कार्य होता है, शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन में प्रगति नहीं हो सकती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? एक बार और आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। शिक्षा जो है जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन में प्रगति नहीं होगी। यह कथन दिया है रेमंड ने। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। इसमें थोड़ी डेफिनेशन ज़्यादा है बट पूछी जा सकती है और अभी तक एग्जाम में 2 पूछ रखी है, तो सारी डेफिनेशन याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करना, कॉपी के अंदर सारी नोट डाउन कर लेना और दिन में 1 से 2 बार आप रिवाइज करोगे तो 3 से 4 दिन में ऐसे ही ये याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या होता है? बालक को ज्ञान देना, उनकी मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना, बालक को संसार में लिप्त करना, या फिर बालक के सर्वांगीण विकास में उनकी सहायता करना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना ही शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इन द सेंस कि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क भी बहुत अच्छे से कार्य करेगा। इस प्रकार की डेफिनेशन दी है अरस्तु ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये कथन कहा है अरस्तु ने। और राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, योग्य नागरिकों का निर्माण, या फिर इनमें से सभी। तो ये सारे कार्य ही राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का प्रमुख कार्य हमारे जीवन में क्या होगा? राष्ट्रीय विकास करना, राष्ट्र का विकास करना, एकता का निर्माण करना और योग्य और भावी युवा पीढ़ी का निर्माण करना, आप बोल सकते हो। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। एडम्स के अनुसार शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में कौन से 2 तत्व आते हैं? शिक्षक और शिष्य, शिक्षक और अभिभावक, शिक्षक और शिष्य और पाठ्यक्रम, या फिर शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो अभी हमने पढ़ा है कि द्विमुखी प्रक्रिया में 2 तत्व आते हैं, एक आता है हमारा शिक्षक और दूसरा आता है शिष्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1। शिक्षक और शिष्य जो है, एडम्स के अनुसार शिक्षक की जो द्विमुखी प्रक्रिया है उसके 2 तत्व होते हैं। और जॉन डीवी ने 3 तत्व कौन से बताए? शिक्षक, शिष्य और एक हमारा तीसरा पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ को संबंध है, मतलब किससे संबंधित है शिक्षा का संकुचित? घर से, विद्यालय से, समाज से, या फिर ये सभी। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब कि शिक्षा जहाँ पर संकुचित रूप में ग्रहण की जाती है। संकुचित को आप औपचारिक रूप भी बोल सकते हो, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी।
शिक्षा को कहाँ पर आप औपचारिक रूप से एक फॉर्मल वे में ग्रहण करते हो, घर में, विद्यालय में, समाज से, या फिर ये सभी। तो शिक्षा को संकुचित रूप में या औपचारिक रूप में हम लोग विद्यालय से ग्रहण करते हैं, ठीक है। अनौपचारिक रूप से शिक्षा हमको कहाँ पर मिलती है, तो घर से हमको अनौपचारिक रूप से शिक्षा मिलती है। तो अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संकुचित अर्थ का संबंध है कि आप विद्यालय से संकुचित रूप में शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए, कल हम थोड़ा थ्योरी सेशन भी कंप्लीट करेंगे ताकि हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक, जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए उनको हम भूल ना जाए। ओके, और ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसके अंदर एक काम और कर सकते हैं अपन लोग, इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, क्योंकि यहाँ पर आज हमने बहुत सारी डेफिनेशन याद करी है, तो वो एकदम से आपको याद नहीं होगी और याद करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आप 2 से 3 बार अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करो और 2 से 3 बार आप एक दिन में पढ़ते रहना, जिससे वो चीज़ें याद हो जाएगी। ओके, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं उनको मैं PDF व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ, और जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो हमारा ग्रुप CTET MPTET लेयर 3 करके ज्वाइन कर ले, उस पर मैं ये PDF वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। ओके, और यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको सारी कोर्स की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यदि पूरा चैप्टर वाइज बाल विकास और पैडागोजी का अध्ययन करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज भी सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।